हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने बात की थी किस तरह से कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। जो रॉयल चार्टर 31 दिसंबर 1600 जो उसको मिला था, उसमें वो किस तरह से ग्रेजुअली वहाँ से रॉयल चार्टर मिलने के बाद इंडिया में इस्टेब्लिश होती है और ग्रेजुअली यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस करती है। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से इसका मोटिव बस ट्रेड था, बस ट्रेड के लिए आई थी। पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट इसका मोटिव नहीं था। ऑब्वियसली है कि कोई अपनी लाइफ टाइम में ही तो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट करना चाहेगा, ना कि 100-200 सालों के गैप में कोई पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट करेगा। तो बस एक रीज़न ये भी निकल के आया था कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई जिसको वो एक्सप्लॉइट करता रहा। ठीक है, तो जो उसका ऐसा फर्स्ट रीज़न होगा जो जहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस डालेगा, वो था बंगाल। अराउंड 60% जो उसका ट्रेड होता था ना, वो उस वक्त बंगाल से होता था। ठीक है, तो उस वक्त उसके लिए बंगाल काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस था। खैर, जब तक 17वीं-18वीं की बात सेंचुरी की बात करें तो और भी जगह थी जहाँ पर वो स्टैब्लिश कर चुका था, जैसे कि बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया। पर बंगाल हमेशा से उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसकी शुरुआत होगी 1690 से, जब औरंगज़ेब इनको एक फरमान देगा जिसमें कहा जाएगा कि ड्यूटी फ्री ट्रेड वो बंगाल में कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 3000 रुपये की एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है और 6 साल के बाद ही वो इस एरिया का फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अब इसको अपने एरिया को बेसिस को डिफेंस कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, इनका बेस है, इसको फोर्टिफाई कर लिया, तब कोई यहाँ से अटैक करने आएगा तो ऑब्वियसली नीचे से आएगा। तो प्लेन तो होते नहीं थे, जेट भी नहीं होते थे, उड़ के तो नहीं आएंगे। तो बड़े बड़े किले हो गए, तो वो लोग यहाँ पे अटैक करने आए थे। यहाँ पे बड़ा बड़ा किला है, यहाँ पे इनकी आर्मी है और उसको डिफेंस करेगी, तो ऑब्वियसली एडवांटेज मिलेगी कि इनको देख भी सकती है और अंदर आने नहीं दे सकती। ठीक है, तो इस तरह से फोर्टिफिकेशन 1696 में उन्होंने कर लिया और 1698 में इन्हें ज़मींदारी राइट्स मिल जाएगी कोलिकाता की, सुल्तानती और गोविंदपुर। ये बंगाल का ही पार्ट थे। पहले ये एरिया काफ़ी बड़ा हुआ करता था। खैर, आज के बंगाल जैसा नहीं है। और इम्पोर्टेंट स्टेप तब आएगा जब फारूक शाह इनको फरमान दे देगा। ठीक है, तो इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है? एक तो ये इसकी प्रोविजंस कुछ इस टाइप के थे। द कंपनी वॉज परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। द कंपनी वॉज ऑल्सो परमिटेड टू मिट इट्स ओन कॉइन, granted the company the freedom to export and import their goods in Bengal without paying taxes, right to issue passes or dastak for the government of such goods. The company servants were also permitted to trade but were not covered by this farman. They were required to pay the same taxes as Indian merchants. ठीक है, ये इसके कुछ प्रोविजंस थे, आप ये समझ लेते हैं इसमें दिक्कत क्या थी। ठीक है, प्रोविजन थे पर दिक्कतें काफ़ी थी। और जैसे कि इसको ना टैक्स फ्री कर दिया था, अपनी टैक्स कंसेशन इनको दे दिया, अच्छी खासी टैक्स कंसेशन इनको मिल गई थी। उसके बाद प्लस में ये होता था, कुछ लोकल रूलर्स है ना, वो भी कंसेशन ये उठा रहे थे, वो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिल रहा था। तो जिनको प्रॉफिट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, दिक्कत ये थी। अब दूसरा था, रॉ मटेरियल इनको काफ़ी सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ता मिल रहा है, तो वहीं पे जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स हैं उनको टैक्स भी भरना पड़ रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल भी महंगा मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो इंडियन बनाएंगे चीज़ें वो महंगी बिकेंगी, वो महंगे में बना रहे हैं, और जो ये ब्रिटिशर्स बनाएंगे ये सस्ते में बना रहे थे। ठीक है, अब सबसे ख़तरनाक चीज़ इसमें होगी जो मिंट की है ना, मिंट कॉइन बनाने की जो ताकत है ना, कंपनी के पास चली गई। अब ये देखिए किस तरह से खुद की कब्र खोद रहा है और साथ में पूरे एम्पायर की कब्र खोद रहा है। ठीक है, अगर किसी दूसरे को अपनी करेंसी बनाने की राइट देते हैं तो एक तरह से सोवरेनिटी उसके पास रख दी। ठीक है, अभी अगर इसके पास मिंट की पावर है कि कॉइन्स बना सकता है, तो एक तरह से पूरी इकोनॉमिक में दखल अंदाजी कर सकता है। ठीक है, तो कितना ख़तरनाक था ये फरमान फारूक शाह का, जो इसकी कब्र खोदने वाला था। अब मुर्शिद कुली खान वो इसकी तरह बेवकूफ़ तो था नहीं, और ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट तो होना था। मुर्शिद कुली खान
हमने बात की थी, बंगाल का नवाब था। हमने सक्सेसर स्टेट्स की जब बात की थी तब बंगाल की बात की थी, ठीक है। उस वीडियो को अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान बंगाल का उस वक्त गवर्नर था। इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ऑब्वियस था। इसका जो रिवेन्यू आ रहा था वो काफ़ी कम हो गया। पहले तो इतना भर भर के पैसे दे रहे थे, इवन सिंक कहा जाता था, बुलियंस का सिंक कहा जाता था, क्योंकि जो यूरोपियंस थे भर भर के पैसा ला रहे थे, सोने चांदी वहाँ की जो करेंसी थी भर भर के ला रहे थे, इंडिया में जाके दे रहे थे। अब कम हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस था इसको गुस्सा आएगा। और जो ये दस्तक दिया था इसे पूरी तरह से मना कर दिया कंपनी। उसने कहा कि फरमान जारी हुआ है तो इसको मानना तो पड़ेगा। तब ये लेकिन जो ये मिसयूज़ करना चाहते थे ना उसको पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, सर्वेंट्स को नहीं यूज़ करने देंगे। तो एक तरह से कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो होगी ना बंगाल और कंपनी की, बंगाल के और कंपनी के जो बीच में कन्फ्लिक्ट है ना 1717 से ही शुरू हो जाएगा। और बाद में देखेंगे एंड जब कब जाके होगा, जब पूरी तरह से बंगाल का कंट्रोल है ना कंपनी के हाथ में आ जाएगा, तब जाके पूरी तरह से ख़त्म होगा। तो इसकी शुरुआत 1717 से हो जाएगी। और जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं 1740 में ना एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया था यूरोप में, जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच दोनों अलग अलग साइड में थे। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, जिसका अक्सर इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में क्या होता है, जो ये फ्रेंच हैं, एक तरफ फ्रेंच हो गए, एक तरफ ये इंग्लिश हो गए। अब जो ये ब्रिटिशर्स है ना ये काफ़ी टाइम से थे इंडिया में, और फ्रेंच उस वक्त नए नए थे, ठीक है। तो ये इनसे पंगा लेना चाह नहीं रहे थे, ये ब्रिटिशर से कुछ पंगा लेना चाह नहीं रहे थे, फिर जो ब्रिटिशर्स है ना ये इनसे पंगा लेना चाह रहे थे। तो ये जो नेवी है ना ये फ्रेंच की कुछ नेवीज़ पे अटैक करके कब्ज़ा कर लेंगे। अब फ्रांस को रिटेलिएट तो करना पड़ेगा। अब ये इसकी जो मद्रास की जगह है ना एरिया पे उस पर कब्ज़ा कर लेगा, अटैक कर देगा, ठीक है। और इसमें इसका साथ देंगे ये यहाँ पे मॉरिशस है, यहाँ पे भी फ्रेंच सेटलमेंट थी। अब यहाँ से टुकड़ी बुलाई जाएगी जो सीधा यहाँ पर आएगी, यहाँ पे फ्रेंच सेटलमेंट के सपोर्ट में, और ये जीत जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लोकल एरिया है ना यहाँ पे इसका साथ दे रहे थे, यहाँ पे इसका साथ दे रहे थे यहाँ अनवरुद्दीन की सेना। कार्नेटिक है यहाँ पे, एक्चुअली कार्नेटिक बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये यहाँ पे जो कोस्ट है ना इसको जो यूरोपियंस से कार्नेटिक बोलते थे, इसलिए इसको कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है, ठीक है। तो अनवरुद्दीन यहाँ के जो रूलर थे अनवरुद्दीन थे, जो अनवरुद्दीन की बहुत तगड़ी आर्मी थी, अच्छी खासी आर्मी थी, और फ्रेंच की बहुत छोटी सी आर्मी थी, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि जो फ्रेंच की छोटी सी आर्मी होती है ना ये अनवरुद्दीन की बड़ी सी सेना को हरा देती है। और फ्रेंच की आर्मी ये थी काफ़ी मॉडर्न थी, अच्छे खासे इक्विपमेंट्स थे और काफ़ी मॉडर्नाइज थी। और अनवरुद्दीन की जो आर्मी होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल थी, तीर भाले या जो भी पुराने हथियार होते थे उसके साथ लड़ रही थी, तो वो जीत नहीं पाएगी। इससे ना यूरोपियंस की आंखें खुल जाएंगी कि इतनी छोटी सी आर्मी, यूरोपियन आर्मी इतनी बड़ी आर्मी को भी यहाँ इंडियन आर्मी को हरा सकती है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी उनके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी, ओके। इससे जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रांस जीत जाता है ना तो फिर ब्रिटिशर्स थोड़ा सदमे में आ जाते हैं। अब उस वक्त बंगाल में तो ये सेटल ही थे, तो उनको डर बैठ जाता है कि ये फ्रेंच है ना यहाँ पे भी कहीं अटैक करके इनकी कॉलोनीज़ को ले ना लें, ओके। तो और उनको वहाँ के बंगाल के नवाब में बिल्कुल ही भरोसा नहीं था कि ये कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगा सिक्योरिटी के लिए। तो ये अपने जो सेटलमेंट्स थे ना, इसके जो सेटलमेंट्स थे बंगाल में उसको एक फोर्टिफाई करना शुरू कर देगा, और फोर्टिफिकेशन शुरू कर देगा। तो जो वो उस वक्त वहाँ का रूलर होता है सिराजुद्दौला ये सिराजुद्दौला को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल पूछा नहीं, यहाँ का नवाब है ये,
इसे पूछे बिना वहाँ का फोर्टिफिकेशन हो रहा है। तो और उस वक्त सिराजुद्दौला था ना, बहुत यंग था, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। अलीवर्दी खान जो था ना, उसे काफ़ी लोग डरते थे, उसकी पावर भी काफ़ी अच्छी खासी थी। क्योंकि जो अलीवर्दी खान था ना, वो इतना कल तो था उसको, वो ब्रिटिश से जल्दी पंगा नहीं लेता था, लेकिन कंट्रोल भी करके रखता था। ठीक है, तो इस सिराजुद्दौला अटैक कर देगा। और अगर इनमें गुस्सा की बात, कन्फ्लिक्ट की बात करें, तो एक और बात पे कन्फ्लिक्ट था कि कृष्णा वल्लभ, ठीक है, ये काफ़ी सारे कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ फ्रॉड करके भागा था, और इसको शरण दे दी थी ब्रिटिशर्स ने, इसको प्रोटेक्शन दे दी थी, जिसकी वजह से भी सिराजुद्दौला काफ़ी गुस्से में था। तो अटैक कर देगा ब्रिटिशर्स पे। और जो वहाँ का गवर्नर होगा ना, गवर्नर ड्रेक, उस वक्त ज़्यादा कुछ रिटेलिएट नहीं करेगा, ज़्यादा कुछ इस अटैक के लिए कुछ करेगा नहीं। पर सिचुएशन तब रिवर्स आने लग जाएंगी जब रॉबर्ट क्लाइव पिक्चर में आएगा। रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेगा, ठीक है, अपनी सेना लेगा और चल देगा। ये इंडिया है, ये रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, ये यहाँ पे सीधा चल देगा, अपनी सेना लेगा, मद्रास से सीधा चल देगा यहाँ पे बंगाल में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे अपनी बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो सिराज है वैसे तो फ्रेंच से भी मत लेगा, पर वो भी हार जाएंगे और यहाँ पे सिराज भी हार जाएगा। अब जब ये हारेंगे ना, तो ये टाइम चल रहा होगा 1750s का, इवन 1757 से कुछ ही साल की पहले की बात है। ठीक है, उस वक्त अफ़गान अटैक्स भी काफ़ी अच्छे खासे हो रहे थे। ठीक है, पूरा एरिया चावल से फैला हुआ था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, उनका ज़रा सा भी मन नहीं था, ये इतना छोटा सा नवाब है, इतना यंग नवाब है, इसको थोड़ी जी हुजूरी की जाए। बिल्कुल मन नहीं था उनका कि इसके सामने झुक जाए। और ऊपर से इनका जो फ्रेंड था फ्रांस इनका फ्रेंड था, उनको भी हरा चुका था चंद्रनागौर में। ठीक है, तब काफ़ी जो रॉबर्ट क्लाइव है काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब इसके साथ कोई साठगांठ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और वहाँ पे कई सारे जो दूसरे ज़मींदार थे, बैंकर्स थे, पावरफुल ज़मींदार थे, मर्चेंट्स थे, और एक ददानी मर्चेंट्स ऐसे मर्चेंट्स होते थे जो पूरे इंडिया में से, इंटीरियर्स में से टेक्सटाइल सप्लाई करते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स को, ठीक है, ताकि उन्हें कुछ पैसे वैसे मिल सके। तो यहाँ से जो टेक्सटाइल वगैरह का जो ट्रेड होता था ना, वो दडानी मर्चेंट्स के थ्रू भी होता था, जिसको दडान बोलते थे। ठीक है, तो ये सारे ब्रिटिशर्स के पक्ष में थे। और कई सारे वहाँ के जो पावरफुल जमींदार थे, जैसे कि हो गए जगत सेठ, मेहताब राय, स्वरूप चंद्र, राजा जानकी राम, राय दुर्लभ, राजा राम नारायण, राजा मणिक चंद। ठीक है, तो ये ऐसे बड़े बड़े जमींदार थे जो ये सिराजुद्दौला को पसंद करते नहीं थे। तो ठीक है, अब इनका एक कॉन्स्पिरेसी होगी। अब कॉन्स्पिरेसी जो होगी उसमें ये कमांडर था मीर जाफ़र। ठीक है, ये मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का कमांडर था। अब ये सारे जो उसके अगेंस्ट में लोग हैं ना, ये प्लानिंग करेंगे कि सिराज को हटा के मीर जाफ़र को बिठा दें, जिसका सपोर्ट जगत सिंह जो उस वक्त काफ़ी पावरफुल हुआ करता था। ठीक है, वो उसका सपोर्ट कर देगा। और टाइम आएगा बैटल ऑफ प्लासी का, और ये बैटल ऑफ प्लासी का जब टाइम आएगा, बैटल ऑफ प्लासी का जब टाइम आएगा, तो मीर जाफ़र इसका मिलिट्री कमांडर था। तो उसके अंडर में जितने भी पर्सन्स थे ना, जितने भी उसकी आर्मी थी, वो ये करने जाएंगे ही नहीं।
ठीक है। मीर जाफ़र को लगेगा कि सिराजुद्दौला को लगेगा कि उसकी इतनी बड़ी आर्मी है पर कोई इसको सेव करने आएगा नहीं, और मीर जाफ़र इसको मार डालेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और ये यहीं पे इस सिराजुद्दौला की कहानी हो जाएगी ख़त्म। ओके, तो ये था बैटल ऑफ प्लासी। अब प्लासी प्लंडर, जैसे ही सिराजुद्दौला मर गया, पिक्चर से निकल गया, प्लासी प्लंडर शुरू हो जाएगा। सबके सब अब नई नई टेरिटरी मिली है, इसके लिए सबको लूटना था, क्या क्या किसको किसको मिलेगा। जो तो इंग्लिश आर्मी थी ना, और जो नेवी थी, उसको 2,75,000 का पाउंड मिल जाएंगे, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा 22.5 मिलियन पाउंड मिल जाएंगे। ओके, मीर जाफ़र देगा। और जो क्लाइव है उसको अच्छी खासी जागीर मिल जाएगी, जिसकी कीमत 34,567 होगी ब्रिटिश पाउंड में। मतलब इतना ज़्यादा भर भर के इन्होंने पैसा कमा लिया था, ठीक है। जैसे ही वो जीतेंगे बंगाल में, उनको अच्छा खासा वहाँ पे पैसा मिल जाएगा। पर ये पैसा, इनका पेट नहीं भरता, ठीक है। ये बार बार पैसे मांगते ही रहेंगे, ठीक है। और जब पहले बुलियंस आते थे इंडिया में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूरोप है, अगर यहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करते थे तो बदले में इनको कीमती बस चीज़ें मिलती थी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर में पेमेंट हो रही है। अब ये हो गया था बंद, ठीक है। अब यहाँ से जो ट्रेड हो रहा है, इसकी भरपाई भी इंडिया में ही, जैसे कि और इसके स्टेट्स हैं, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास हो गया, या फिर बंगाल हो गया, यहीं से कमा के यहीं पे कर दिया। और अब बुलियन से वैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, मतलब अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे, सोने चांदी का एक्सपोर्ट होना हो गया था बंद, बल्कि यहाँ से एक्सट्रैक्शन होना शुरू हो गया कि बुलियन सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूरोप की तरफ, या तो चाइना जा रहे हैं या तो यूरोप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत डिज़ास्टर्स चीज़ हुई थी, जो बाद में फिर से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया से सारा का सारा पैसा निचोड़ रहे थे, पूरा निचोड़ के ले जा रहे थे अपनी कंट्री में भर भर के। और ये फाइनेंशियल बर्डन प्लासी प्लंडर के बाद पड़ा, तो मीर जाफ़र एक टाइम आएगा, क्या देखा, हम तुम्हारी डिमांड को पूरी कर नहीं सकते, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स थे ना, इनका पेट कभी नहीं भरता था। ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इनका पेट कभी नहीं भरता था, ये बार बार पैसे की डिमांड करते ही रहते थे। कभी ट्रेचरी से कर लिया, कभी कुछ किसी चीज़ में फंसा दिया कि बस पैसे दो हमें। तो मीर जाफ़र एक टाइम आएगा, हाथ खड़े कर देगा। तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको रिप्लेस कर देगी मीर कासिम से। अब मीर कासिम इससे भी ज़्यादा खतरनाक निकलेगा इनके लिए। अब ये मीर कासिम को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये ईस्ट इंडियन कंपनी जो है, इनको काम तो करने देने वाली है नहीं। तो जो मीर कासिम है, ये क्या करेगा, जो टैक्स है ना, इसको पूरी तरह से, ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था, टैक्स नहीं इसको देंगे, इसको ड्यूटी फ्री ट्रेड जो था ना, इसको सबके लिए ही हटा देगा। कैप्टिव इंडियन जो थे उस वक्त, इंडियंस थे, वो भी अब ड्यूटी नहीं देंगे, वो भी अपना ट्रेड कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ताकि सबके लिए कंपटीशन बराबर हो। अब जो ब्रिटिशर्स हैं, इनको ये चीज़ें लगेंगी बहुत बुरी, ठीक है। तब ये मीर कासिम को देंगे हटा, तो इसकी जगह पे आएगा अब वापस मीर जाफ़र। अब वो नहीं समझ में आ रहा था, ये मीर कासिम तो चालाक निकला, तो इससे ज़्यादा बढ़िया तो वही था मीर जाफ़र, जो इनका पेट था। तो ये मीर कासिम फिर से कोशिश करेगा, एक नवाब था तो कोशिश बनती थी। तो ये मीर कासिम जाएगा, मीर कासिम जाएगा, ये है मीर कासिम, ठीक है। ये जाएगा शाह आलम II के पास, ये थे मुग़ल एम्पायर शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब। अब ये शुजा को कहेगा कि तुम्हें बिहार देंगे, 30 मिलियन रुपए देंगे, हमारा साथ दो, ठीक है। और शाह आलम तो भी मान जाएगा, वैसे तो बड़े रखे करेंगे पर धीरे धीरे मान जाएंगे। तो
अब ये इनका साथ देंगे बैटल ऑफ बक्सर में 1764। पर इस वक्त जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी और ये इन तीनों की आर्मी को हरा देंगे। और आप देखेंगे इसमें कि बैटल ऑफ बक्सर में न ही बंगाल के नवाब के साथ शुजा-उद-दौला और यहाँ तक कि जो पूरा मुग़ल एम्पायर था ना उसका एम्पायर हार गया। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी उस वक्त कि मुग़ल एम्पायर हार गया। तो जो जिसके नाम पे इतने सारे राजे रजवाड़े हमेशा से राज करते आ रहे थे, इतना जिसकी पावर माइटी मुग़ल एम्पायर जो सबके दिमाग में था वो हार गया। ठीक है, तो एक ब्रिटिशर्स को एक और मौका मिल गया अपनी इम्पीरियलिज्म को बढ़ाने का, अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन का। ठीक है, तो 1764 इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी था रॉबर्ट क्लाइव सीधे सीधे जीतता है यहाँ पे। ठीक है, सीधे सीधे जीतता है। बैटल ऑफ प्लासी में तो ये था कि उसको मरवा देता है, वो भी मतलब कह सकते हैं ट्रेचरस ही मार देता है, मतलब उसको बेवकूफ़ बना के मार देता है। पर यहाँ पे वो सीधा सीधा इनको तीनों की सेना को हरा देता है। पर इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि जब ये रॉबर्ट क्लाइव को हराएगा ना तो ये मुग़ल एम्पायर के साथ बहुत इज़्ज़त से पेश आएगा, ना कि डिसरिस्पेक्ट करेगा इनकी। ठीक है, और साइन होगी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखते हैं इसमें क्या होगा। पहले नवाब के साथ साइन करेंगे ये, तो जिसमें इलाहाबाद था ना ये कहेंगे एम्पायर शाह आलम को को देते, देखेंगे भी क्यों दी थी। फिर 50 लाख रुपए दो क्योंकि तुम्हारा युद्ध में हारे हो। और बलवंत सिंह ये ज़मींदार था बनारस का, इसको कहा जाएगा कि इसकी ज़िम्मेदारी इसको वापस करो, इसने हेल्प की थी काफ़ी ब्रिटिशर्स की, तो इसलिए ये इसका सपोर्ट करेंगे। अब शाह आलम की को इनको कहा जाएगा इलाहाबाद मिल गया, अब वहाँ जाके रहो। ठीक है, और अब ये रहेंगे कंपनी की प्रोटेक्शन में। ठीक है, अब एक तरह से इनकी पूरी सोवरेनिटी थी ना वो अंडरमाइन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब कंपनी की प्रोटेक्शन में रहने का मतलब तो यही है कि एक तरह से सोवरेनिटी होगी इनकी, अब चली गई। और एक तरह से ये जब एम्पायर को हराएंगे ना तो एक रबड़ स्टैम्प मिल जाएगा कि कोई भी फरमान हो, कुछ भी चाहिए, एक फरमान साइन करवा लो कि हमें तो मुग़ल एम्पायर ने कहा है तो हम कर रहे हैं। ठीक है, जाके उनसे सवाल पूछो। तो एक तरह से इनको स्टैम्प मिल जाएगा मुग़ल एम्पायर से। ओके, और साथ में इनको दीवानी राइट्स मिल जाएंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, और जिसके बदले में 26 लाख रुपए देंगे एम्पायर को। और 26 लाख उस वक्त ना बहुत कम रकम थी इन तीनों एरियाज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच प्रोविंसेस थे और बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद एक और होगी कि ये निज़ामत फंक्शन करेंगे वहाँ पे, मिलिट्री डिफेंस, पुलिस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो इसके लिए अभी असिस्टेंट चाहिए, अभी मदद करेंगे। ठीक है, निज़ामत में अभी मदद करेंगे। तो जो एम्पायर है इसके लिए अब इनको 53 लाख रुपए देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 26 लाख रुपए देने की बात कर रहा था मुग़ल एम्पायर को, और यहाँ पे 53 लाख, यहाँ पे मुग़ल एम्पायर 26 लाख दे रहा था और यहाँ पे ये 26 लाख दे रहे थे, अब 53 लाख ले रहे हैं निज़ामत फंक्शंस के लिए। ओके, तो किस तरह से इन्होंने इतना तगड़ा दिमाग लगाया था यहाँ पे कि एक तरह से इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से भी थोड़ा सा रिलैक्स रहे। बार बार जो बोर्ड्स होंगे कि सीधा सीधा हटाना नहीं चाह रहे थे, हटा के इनको नुकसान ही होने वाला था। कि अपना एक ट्रेड भी बढ़ाना चाहते थे, तो बस चाहिए था पैसा, बस पैसा आता रहे, और चीज़ किसी चीज़ से कुछ खास मतलब था नहीं। यहाँ पे लोग मरे, जिए, कटे, कोई मतलब नहीं। और बल्कि ये जिन जिन एरिया पे कब्जा कर रहे थे ना उनको भी प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे हमने बात की थी गोविंदपुर, सुल्तानती, कोलकाता, तो ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे रिवोल्ट भी बहुत तगड़ा स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे लोगों को टैक्स वसूलने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस में
दूसरे स्टेट्स की बात करेंगे। ठीक है, और वीडियो ज़रा भी कहीं भी पसंद आए, समझ आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।